गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं हूं संदीप, स्वागत करता हूं आपका मैथ्स की क्लास में। क्लास 8 के लिए हमारी क्लास है। सो प्रीवियस क्लास में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। क्या होते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स? मैं आपको एक बार और परिचय दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। देखिए, पिछली क्लास हमने कैसे चलाई थी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की। तो हमने आपको बताया था स्क्वायर्स क्या होते हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया कि एक नंबर है 7, जिसमें कितना ऐड करने के बाद 10 आता है। तो मैंने कहा 7 में 3 ऐड करने के बाद 10 आता है। ठीक। अब अगर 7 में 3 ऐड करने के बाद 10 आता है तो मुझे उल्टा सवाल पूछा गया, 10 में क्या माइनस करके 7 आएगा? तो मैंने कहा 10 में 3 माइनस करके 7 आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटा एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन है। जोड़ना और घटाना एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन है। अगर मैंने 7 में कुछ जोड़ के 10 लाया है तो 10 में वापस वही घटा के 7 आ जाएगा। कुछ यही चीज, यही फंडा लागू होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। स्क्वायर यानी वर्ग और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। देखिए, स्क्वायर में क्या होगा, मेरे पास एक संख्या है x, उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर ऑफ x आता है, यानी x का वर्ग आता है। मेरे पास आता है x का वर्ग। और अगर मैं वापस उसका वर्गमूल कर दूं या फिर स्क्वायर रूट कर दूं तो वापस x आ जाता है। यह हमने सीखा था पिछली क्लास में। और हम क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को आपस में ही 2 बार गुणा करना। हमने कहा 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग, तो क्या होगा, 2 गुणा 2 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16। इसमें हम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसको हम बेस कहते हैं, और जो पावर होती है उसे हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। उसे हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे 17 है, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17, ये हो जाएगा आपका 289। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। इसके बाद मैंने आपको कुछ सवाल बताए थे। जैसे मैं कहूँ 49 का स्क्वायर रूट क्या है, इसका मतलब वही है, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 49 आता है। तो ऐसा नंबर क्या है? ऐसा नंबर है आपका 7। फिर हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताया था। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट यानी कि जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर होती है, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। क्या क्या तरीके हैं हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के? स्क्वायर रूट फाइंड करने का सबसे पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने नंबर को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर को हमने तोड़ देना है। तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, हमने उसको फैक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने देखना है कि उसके कितने प्राइम फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने 4 को लिखा 2 गुणा 2, 15 को लिखा 5 गुणा 3, 16 को लिखा 4 गुणा 4, इस तरह से। ठीक। इसी तरह से मैं रूट 16 को लिख सकता हूँ 4, रूट 25 को लिख सकता हूँ 5 और रूट 20 को मैं कुछ नहीं लिख सकता। तो मैं कहूंगा रूट 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रूट 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। इस पे सवाल कराए थे आपको, जैसे 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर पेयर्स बना के हमने 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, 32 आया था। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन दोहराया था इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए, तो उसका स्क्वायर रूट 36 आया था। इसके बाद हमने एक बेसिक प्रैक्टिकल सवाल किया था ज्योमेट्री से रिलेटेड, और उसका सोल्यूशन। तो आइए हम इस पे एक सवाल और बनाने जा रहे हैं, एक सवाल और बनाने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं इन दी ऑडिटोरियम ऑफ अ स्कूल, किसी विद्यालय के ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम समझते हैं आप, जहाँ पे बच्चे अक्सर प्रार्थना या किसी विद्यालय का कोई फंक्शन होता है तो उसमें बच्चे खड़े होते हैं। तो इन द ऑडिटोरियम ऑफ अ स्कूल द नंबर ऑफ रोज the number of rows is equal to the number of
कॉलम्स। एक ऑडिटोरियम है किसी भी स्कूल का, उसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियां जो हैं वही खानों के बराबर है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम है वहां पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल जो ऑडिटोरियम है उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे पंक्तियों में बच्चों को खड़ा किया गया है, 5-6 पंक्तियों में। तो यहाँ पे जो कॉलम है बच्चों को वो भी कॉलम 1 2 3 4 5 और ये छठा कॉलम हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 ये 6 कॉलम बनाए गए हैं बच्चों के, 6 रो और 6 कॉलम। इस तरह से बच्चों को खड़ा किया गया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको 6 नहीं लेना है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब आपको सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए। आपको सवाल में कह रहे हैं हम कि अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके वो हो जाते हैं 1764। इफ द नंबर ऑफ if the total number of students is 1764, find the number of rows and columns। सवाल को समझिए आराम से। क्या समझे आप सवाल से? सवाल कह रहा है एक ऑडिटोरियम के स्कूल के ऑडिटोरियम में जितने रोज है उतने कॉलम है और उसमें बच्चे खड़े किए गए हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1764 यानी 1764 दिए गए हैं आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम फाइंड करने कितने थे। तो आप सपोज करिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने अभी लिया था कि अगर मेरे पास 6 रो होती हैं और 6 ही कॉलम होते हैं, तो 6 रो में 6 कॉलम, तो कुल मिला के बच्चे कितने होते हैं मेरे पास? 36 बच्चे होते हैं। अगर मेरे पास 8 रो और 8 कॉलम होती तो मेरे पास 8 गुणा 8 64 बच्चे होते। ठीक है, यहाँ पे बस सवाल इतना सा फ्लिप है, सवाल में इतना सा घुमाव है, इतना सा ट्विस्ट है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ रोज को मैं x मान लेता हूं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं x मान के चलता हूं शुरुआत में। अगर मैं x मान के चल रहा हूं शुरुआत में, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी आपकी x गुणा x यानी कि x का स्क्वायर। कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी आपकी x गुणा x यानी कि x का स्क्वायर, x गुणा x यानी कि x का स्क्वायर। और यही कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है 1764। ठीक है, तो x गुणा x यानी कि x स्क्वायर बराबर 1764। और यही मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि x बराबर वर्गमूल हो जाएगा 1764 का। ठीक है, अब हम 1764 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे हम 1764 का वर्गमूल। इसके लिए हम दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 1764 लिखेंगे, डिवाइड देते जाएंगे इसको। आखिरी संख्या यानी इकाई की संख्या 4 है तो मैं 2 से डिवाइड दूंगा। 2 इंटू 8 16 बचा 1, 2 इंटू 8 16 और 2 इंटू 2 4, अगेन 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1। फिर मैं देख रहा हूँ कि 441 है मेरे पास, और 441 की जो भी संख्या है उसको मैं जोड़ के 9 लेके आता हूँ, और 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है। 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 3 एकम 3, और ये मेरा डिवाइड हुआ 3 4 12 और 3 7 20। ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 4 12 और 3 इंटू 9 27। 49 आपको समझ में आ रहा है? 49 स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 49।
और आखिरी में आखिरी स्टेप 7 इंटू 1 7। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो 1764 का स्क्वायर रूट है वो है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अगर मुझे इसका वर्गमूल फाइंड करना है, मुझे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, वर्गमूल 1764 बराबर इन दोनों की जगह मैं 1 ले लूंगा पेयरिंग, इन दोनों की जगह भी 1 ले लूंगा पेयरिंग, और इन दोनों की जगह भी मैं 1 ले लूंगा पेयरिंग। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42, यानी कि इसका वर्गमूल आता है 42। और अब मैं अपने आंसर को लिख सकता हूँ, x का वर्गमूल है 42, x का वर्गमूल है 42, यानी कि जो मेरे रोज और कॉलम्स है वो है मेरे 42, तो रोज बराबर 42 और उतने ही मेरे कॉलम्स भी होंगे, क्योंकि सवाल में यही दिया गया था मुझे कि रोज और कॉलम बराबर हैं। 42 आंसर, 42 आंसर, रोज और कॉलम बराबर हैं 42 42। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल को आराम से समझ लीजिए एक बार और। आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को बराबर लिया, क्योंकि उसने बराबर दिया था, इक्वल दिया था, बराबर दिया था x। और किसी भी ऑडिटोरियम में या आपने पंक्तियों में बच्चों को खड़ा किया है, या सपोज आपके पास एक मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आपके पास अगर एक अंडे की ट्रे है, या आपके पास एक अंडे की ट्रे है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अंडे आपके पास, तो ये आपके पास एक अंडे की ट्रे है, देखी होगी आपने। सपोज करते हैं इसमें ऐसे करके आपको खाने दिए गए हैं जिसमें हम अंडे रखते हैं, ठीक है, और ऐसे करके आपको इन खानों को और विभाजित किया गया है इस तरह से। तो अगर आपको बिना गिने या शॉर्ट में आपको बताना है कि कितने अंडे होंगे, तो आप गिन लेते हैं यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे आप कॉलम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और आप गुणा कर देते हैं 5 गुणा 6 बराबर 30। तो यही लॉजिक हमने वहां पे लगाया कि अगर बच्चे पंक्तियों में खड़े हैं, पंक्तियां x हैं और खाने भी x हैं, तो x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर। तो टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे x स्क्वायर, और वही हो जाएगा 1764 के बराबर। ठीक, चलिए अब एक तरह का सवाल और बनाते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। पहला आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 0.09 का, 0.09 का। दूसरा आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, चलिए 0.09 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। उसके बाद आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1.44 का। दोनों सवाल आसान है, अगर आप हल्का सा इसको भिन्न में एक्सप्रेस कर दीजिए, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दीजिए, उसके बाद सवाल बिल्कुल आसान पड़ेगा आपको। क्या करना है आपको, 0.09 दिया गया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.09 को आपने 100 से गुणा कराया न्यूमरेटर में और 100 से भाग दिया डिनोमिनेटर। ठीक है, 100 से गुणा कराया, 100 से भाग दिया, तो 100 से गुणा कराने के बाद 0.09 बन जाता है 9, और यहाँ जाता है आपका 100। ठीक है, तो अगर आपको, अच्छा ये और ये एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है आपकी। अगर आपको 0.09 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप उसके बदले में 9/100 का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है।
तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास? 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास? 3। और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास? 10। 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का 10 और 3/10 कितना हो जाएगा आपके पास? 0.3। 0.3, ठीक है, 0.3। इस प्रकार से आप आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा 1.44। 1.44 तो 1.44 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1.44 को मैं लिख सकता हूं 1.44 डिवाइडेड बाय 100। गुणा करूंगा मैं 100 से और भाग दूंगा मैं 100 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 144 डिवाइडेड बाय 100। 144 डिवाइड बाय 100। 144 को अब मैं इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूं 1.44 का, तो मैं 144 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूं। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है, और 100 का तो 10 ही होता है। 12/10 को मैं लिख सकता हूँ 1.2, ठीक है। तो 1.44 का स्क्वायर रूट क्या बना मेरा? 1.2। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा 1.44। इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एक प्रॉपर रैशनल नंबर होना चाहिए। कोई प्रॉपर रैशनल नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जिसका पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन 0.3 का रुक रहा है, 0.33333 ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी देखिए आप, डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद रुक रहा है 1.2, 1.25, 25, 25, 25 ऐसा लगातार नहीं चलना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम आपको अगला टॉपिक हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज सिखाने जा रहे हैं जो आपको काफी उपयोगी साबित होंगी, ये पता लगाने के लिए कि स्क्वायर रूट में दो नंबर्स के बीच में क्या रिश्ता होता है, दो नंबर्स के स्क्वायर रूट के बीच में कितने और नंबर्स आ सकते हैं आपके पास, और अगर दो आपके पास स्क्वायर रूट है नंबर्स तो उनके बीच में क्या और चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 लिस्ट करके दे देता हूँ। पहला, एनी नंबर whose unit digit is 2, 3, 7 or 8 can never be a perfect square। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट यानी कि जिसके एंड में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मना कर दीजिए आप, सीधे परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं वो। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ये नहीं कहा हमने। हम कह रहे हैं जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 आ रहा है वो नहीं होगा। एग्जाम्पल, मैंने कहा 5, 3, 7, 8, मैंने देखा आखिरी में क्या आ रहा है, मैंने देखा आखिरी में आ रहा है 8, मना कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर मैंने एक और नंबर लिया, मैंने कहा 1062, मैंने देखा आखिरी में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मना कर दिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, सीधा मना करना है नहीं, क्योंकि लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका कारण हम आपको बताते हैं, रीजन या फिर कारण।
हमारे पास डिजिट्स यानी कि संख्या कितनी है। हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं अपनी गणित में, मैथमेटिक्स में, वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, डेसी का मतलब होता है 10। डेसिमल सिस्टम, डेसी का मतलब होता है 10, यानी कि हमारे डेसिमल सिस्टम में 10 ही डिजिट्स हैं, उसके अलावा कोई डिजिट्स नहीं है। आप अपने फोन पे जब नंबर टाइप करते हैं तो 0 से 9 यही डिजिट्स होती है, इसके अलावा तो कोई डिजिट्स होती नहीं है। 0 से 9, 1 से 9 तक 9 डिजिट और एक एक्स्ट्रा 0, 10। तो 10 डिजिट्स हमारे फोन में होती है। नंबर सिस्टम में भी हमारे पास 10 डिजिट होती है, इसीलिए उसको डेसिमल सिस्टम बोल रहे हैं। इन 10 डिजिट्स में आप कोई भी दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करिए। सपोज मैंने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा, 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा। ठीक है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा, 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया 49 आएगा, 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 64 आएगा, 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 81 आएगा, और अगर मैंने 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। कोई भी आप केस ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी केस ले लीजिए, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, फिर से यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। किसी भी केस में 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं। किसी भी केस में 2, 3, 7 या 8 ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं आपके पास। 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स नहीं आ रहे। 2, 3, 7, 8 किसी भी केस में ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, कि अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। उन 2 फैक्टर में कोई तो डिजिट होगी, तो उन दोनों फैक्टर में कोई यूनिट डिजिट होगी। फॉर एग्जांपल वो 2 फैक्टर है 48 और 48। तो 48 की यूनिट डिजिट क्या है, 8 और 8, और 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 64। 64 की यूनिट डिजिट क्या है, 4, और 4 तो यहाँ नहीं है 2, 3, 7, 8 में। तो यानी कि 2, 3, 7, 8 अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है, यहाँ पे 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक डिजिट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एनी नंबर ending with an odd number of zeros is never a perfect square। कोई भी नंबर जो ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब 3 0 5 0, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, इसमें 3 0 ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मैंने लिखा 4 1 2 3 4 5, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मैंने लिखा 9 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जीरो है, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कितने जीरोस है, 3 जीरोस, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कितने जीरोस है, 5 जीरो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कितने जीरो है, 7 जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। अगर आपके पास एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, या आपके पास एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। और अगर आपके पास एक ऑड नंबर है और आप उसका स्क्वायर करो तो आपके पास एक
ऑड नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 21 का स्क्वायर करा, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो देखिए आप दोनों नंबर ऑड है। मैंने अगर 15 का स्क्वायर करा तो 15 भी एक ऑड नंबर है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे सम संख्या आएगी, विषम संख्या का वर्ग करेंगे विषम संख्या आएगी, ठीक। इसी तरह अगर मैं 18 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आएगा 324। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं, 6 36, ये सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्गमूल आ रहा है सम संख्या, वर्ग आ रहा है सम संख्या, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सवाल दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दूंगा, ए, बी, सी और डी, और इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो नंबर है जो किसी सम संख्या का स्क्वायर है, जो किसी सम संख्या का स्क्वायर है। जैसे मैंने पहला नंबर लिखा 1444, पहला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 1444, ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर है या नहीं है ये आपको बताना है। दूसरा नंबर मैंने लिखा 1481, 1681। इसके बाद मैंने तीसरा नंबर लिखा 2809, 2809, और इसके बाद तीसरा नंबर मैंने लिखा 4489। तो बस आपको ये बताना है इसमें, यहाँ पे बस आपको इतना सा बताना है, इस सवाल में बस आपको इतना सा बताना है, अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई यहाँ पे, कि इसमें से कौन सा एक इवन नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर। अभी हमने आपको क्या बताया, इवन का स्क्वायर करके वापस से इवन ही आता है, यानी कि सम संख्या का स्क्वायर करके वापस से सम संख्या ही आती है, ठीक है। सम संख्या का स्क्वायर करके वापस से सम संख्या ही आती है। तो आप देखिए इनमें से कौन सी सम संख्या, इवन नंबर कौन सा है इसमें से, पहला वाला जो नंबर है वो इवन है, तो आपको पता चल जाएगा ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर है, ये इवन नंबर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे, ट्रिपलेट्स मतलब 3 की जोड़ियां। अगर हमारे पास 3 ऐसे नंबर हैं, सपोज करिए कि वो नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो अगर हमारे पास वो नंबर है ए, बी और सी, और मैं मान के चल रहा हूं कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पे सी है, ठीक है। अगर ए का स्क्वायर करके उसमें बी का स्क्वायर जोड़ के सी का स्क्वायर आता है, तब हम कहते हैं कि ए, बी और सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ए, बी, सी। इस कंडीशन में हम कहते हैं ए, बी, सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसके उदाहरण देता हूं मैं आपको, क्या उदाहरण हो सकते हैं। सपोज मैंने लिखा 3, 4 और 5, तो अब देखिए अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर करूं तो क्या 5 का स्क्वायर आता है, बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल आता है। इसी तरह अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, मैं लिखूं 8, 6 और 10, या उल्टा लिख दूं मैं 6, 8 और 10, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे, ए बी से छोटा रहे और बी सी से छोटा रहे। 6, 8 और 10, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने लिखा 5, 12 और 13,
तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 159। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 159, प्लस करेंगे तो 159 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट और ढूंढो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose two smallest numbers are 24 and 10। आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है जिसके दो सबसे छोटे नंबर्स हैं 24 और 10। ठीक है, तो क्या करना है, ए को 10 मान लीजिए, बी को 24 मान लीजिए। सबसे पहले ए को 10 मान लीजिए, बी को 24 मान लीजिए। तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का कंडीशन पता है कि ए का स्क्वायर में बी का स्क्वायर जोड़ के सी का स्क्वायर आना चाहिए। तो ए को आपने 10 माना हुआ है, बी को आपने 24 माना हुआ है और सी का स्क्वायर आना चाहिए। ए 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं हम यहाँ पे। वैसे आपको 30 तक स्क्वायर आने चाहिए और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 6 9 और 8 17, 4 और 1 5, यह आ जाएगा आपका 576। तो 24 का वर्ग 576 और बराबर सी स्क्वायर। 576 और 100 676 सी स्क्वायर। तो सी हो जाएगा आपका 676 का वर्गमूल। अब आपको 676 का वर्गमूल निकालना है। दोबारा से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो हमने सीखा ही हुआ है। आखिरी में 6 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा और अब आ रहा है यहाँ पे मेरा 169। आपको याद रखना है 169 13 का स्क्वायर होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा 13 इंटू 13, फिर से लिखा 13 इंटू 1। तो इन दोनों को आपने एक बार यूज करना है, इन दोनों को आपने एक बार लिखना। तो 676 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 गुणा 13 यानी कि 26। इस 26 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो C बराबर 26। तो सवाल था कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालिए जिसके दो स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं 24 और 10। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालिए जिसके दो छोटे छोटे नंबर्स हैं 24 और 10। तो अगर 24 और 10 दोनों उसके छोटे नंबर्स हैं, 24 और 10 उसके दो छोटे नंबर्स हैं, तो उसका सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 26 और जिसका स्क्वायर होता है 676। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हमने सीखा कैसे हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथागोरस की। स्क्वायर नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज हमने सीखी। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब नहीं हो सकता जब लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा हो, अगर आखिरी में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हो। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, और पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में हमने सीखा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।